दोस्तों, अब तक हमने देखा किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने वेरियस एक्ट ला के कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपना काम करते हुए इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। नमस्कार दोस्तों, यूनाइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, जो कि एम लक्ष्मीकांत बुक पे ही बेस्ड होगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप वो भी कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाल कर उन्हें अच्छे से स्टडी करके फिर तैयार किया गया है। उनसे जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जो इंडिया के लिए बेस्ट फिट बैठते थे, उन्हें अपनाया गया है, या फिर जो फिट नहीं थे उन्हें इंडिया की कंडीशंस के अकॉर्डिंग मोल्ड करके या चेंज करके फिर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। इसके अलावा भी टाइम टाइम पर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स किए गए हैं। जैसे इनमें से सबसे ज़रूरी तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसने बहुत सारे चेंजेस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। और 1973 जब केशवानंद भारती केस आया था, तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप चाहे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आइए, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। यानी जो थ्योरी है बेसिक स्ट्रक्चर की, कि ये वाली बातें कॉन्स्टिट्यूशन में रहनी ही चाहिए, आप चाहे कितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ले आइए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कही थी 1973 के केशवानंद भारती केस में। तो पहला जो साइलेंट फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम देखते हैं। यह है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार से होते हैं। एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, और अनरिटन में आता है जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? जैसे कि देखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तैयार किया गया, एक साथ पूरा तैयार कर लिया गया, और फिर उसमें ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो भी अमेंडमेंट्स लाने थे वो लाए गए। लेकिन ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे ये किया गया कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग नियम बनाए गए, और उन सभी नियमों को जो कि एक्ट्स के थ्रू पास किए जाते हैं, कलेक्टिवली ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो ये होता है अनरिटन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस। फिर देखिए, जब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार हुआ था, तब उसमें 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ये सारी बातें आपके सामने बुक में लिखी हुई है, आप बुक खोल के रखिए और साथ साथ पढ़ते जाइए और इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते जाइए, जो कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। फिर आज के टाइम पे उसमें 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। अब देखिए, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसकी कुछ वजह भी रही होगी। मेजर 4 फैक्टर हैं यहाँ पे जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एक बड़ा रूप दे दिया है। फर्स्ट है जोग्राफिकल फैक्टर। इंडिया एक बहुत ही वास्ट लैंड है और डाइवर्सिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाइए, वहाँ पे जाते ही आपको वहाँ का टेरेन चेंज हो जाएगा, वहाँ की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, क्यूजन्स चेंज हो जाएंगे, अटायर चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से सभी लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन में अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे सबके लिए अलग अलग प्रोविजंस बनाए गए हैं। इस वजह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स ये कहते हैं, जैसे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उस एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस यहाँ पे लागू किए गए, क्योंकि उस टाइम पे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही थी, तो ये एक सही डिसीजन था कि उस 1935 के एक्ट में से जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं उन्हें हम अपना लें। तो इस तरीके से उसका भी एक इम्पैक्ट रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, और इसकी वजह से भी इसने इसकी लेंथ को थोड़ा बढ़ाया। नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर्स एंड द स्टेट। जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है तो एक फेडरल लेवल का कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब प्रोविजंस अलग अलग हैं लेकिन पूरे इंडिया का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस तरीके से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को और लेंदी बनाने में इसका योगदान रहा। अगला यहाँ पे ये है डोमिनेंस ऑफ द लीगल ल्यूमिनरीज। लीगल ल्यूमिनरीज क्या है? एडवोकेट्स वगैरह। लीगल लैंग्वेज आप ऑलरेडी जानते हैं बहुत टफ होती है और बहुत लेंदी लैंग्वेज होती है। तो जिस चीज़ को सिंपल लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, उसको अगर लीगल लैंग्वेज में लिखें तो वो उससे डबल हो जाती है एक तरीके से। तो इस वजह से भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े होने के और क्या कारण थे? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल एलिमेंट्स को ऐड करने की बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को भी ऐड किया है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप किसी काम को एग्जीक्यूट किस तरीके से करेंगे। आपको अगर एक स्टेट दे दिया जाता है या एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाता है या पूरा देश आपको संभला दिया जाता है,
तो उस देश में आप एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे। तो इन बातों से रिलेटेड प्रोविजंस भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं। उसके अलावा डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो भी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होते हैं ना कि हाँ ये चीज़ तो लोग समझ ही जाएंगे, और उनको छोड़ दिया जाता है कि हाँ हम इन्हें लिखते नहीं हैं। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हर एक चीज़ को लिखा गया है ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो इतनी सारी बातें कलेक्टिवली एक बड़ा रीज़न बन जाती है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे अच्छे से खंगाला गया और फिर उनसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। इसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया। ये बोला गया कि आपने काम ही क्या किया है, आपने तो सीधा सीधा दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को उठाया और ऐसे की ऐसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। देखिए ये बात बहुत गलत है। गलत इसलिए है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको आज ये कहता हूँ कि आप एम लक्ष्मीकांत बुक, जो बुक आप पढ़ रहे हैं, अगर आप इस बुक को पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप इस पूरी बुक को पढ़िए, अच्छे से इसकी हर एक चीज़ को समझिए, उसके बाद में इसे किसी और को समझाइए। आप सोच के देखिएगा इस एक बुक को आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए और किसी और को समझाने के लिए कितना समय लग जाएगा। क्या इसमें मेहनत नहीं लगी है? इसमें भी मेहनत लगी है। और उस टाइम तक जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था 1949 1950 तक जब तैयार हो गया था, तो उस समय तक बहुत सारे जो भी कॉलोनाइज्ड कंट्री थी उनको फ्रीडम मिल चुकी थी और उनके कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार किए जा चुके थे। तो एक सिविलाइज्ड कंट्री में कैसे नियम बनेंगे? वही तो नियम बनेंगे जिससे कि कंट्री को अच्छे से चलाया जा सके। जो अच्छी बातें होगी उन्हीं को तो ऐड किया जाएगा। तो हम उन्हीं बातों को फिर से तैयार करें, उन पे टाइम वेस्ट करें, इससे अच्छा है ना कि हम दूसरी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं और जो चीज़ें हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग फिट बैठती है या फिर उन्हें थोड़ा मोल्ड करके फिट बैठाया जा सकता है, उन सभी को हम ऐड कर लें। तो दिस वाज द बेस्ट ऑप्शन। अब देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट जो है वो है स्ट्रक्चरल पार्ट, सेकंड वन इज फिलोसॉफिकल पार्ट एंड थर्ड वन इज पॉलिटिकल पार्ट। स्ट्रक्चरल पार्ट में क्या है? किसी भी चीज़ का एक लेआउट कह सकते हैं, वो उसका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चरल पार्ट में आता है कि आप किस तरीके से शेड्यूल्स को और आर्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करेंगे, मतलब कौन सी चीज़ किस जगह पे रखी जाएगी। तो ये सब बातें जो हैं वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई थी। जो भी स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। सेकेंड वन है फिलोसॉफिकल पार्ट। फिलोसॉफी में आता है डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स, जो कि अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड थे। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो फिलोसॉफी के पार्ट में क्यों आते हैं? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हम एक तरीके से कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे देते हैं कि हाँ ये वाली चीज़ें एक सिटीजन को मिलनी ही चाहिए। तो ये चीज़ें फिलोसॉफी से रिलेटेड है। डीपीएसपी एक स्टेट को इस तरीके से काम करना चाहिए, ये अच्छी बातें होनी चाहिए उनमें, तो ये फिलोसॉफी से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसलिए उन्हें इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल पार्ट। पॉलिटिकल पार्ट में क्या आता है? द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड रिलेशंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, कि किस तरीके से आपकी जो पार्लियामेंट है वो काम करेगी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुगलबंदी करेंगे। तो ये सब बातें पॉलिटिकल पार्ट में लिखी गई है जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। अब इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो देखिए सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, यहाँ से फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। देखिए जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन और इमरजेंसी प्लस ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये वाले पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। इन सभी के ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनमें आगे चल के हम इनके बारे में थोरोली बात करेंगे। जैसे कि इमरजेंसी है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360, तो तीन टाइप की इमरजेंसीज होती है। आगे चल के हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट देखें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक पार्लियामेंट्री और एक प्रेसिडेंशियल। उस टाइम पे हमने प्रेसिडेंशियल को क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी ब्रिटेन का राज था पहले, और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रूल चल रहा था। तो उसी बेसिस पे इसको कंटिन्यू करना सही माना गया। बिकॉज प्रेसिडेंशियल रूल में अगर जाते तो बहुत सारे चेंजेस हो जाते। ऑलरेडी इंडिया को इतना सारा काम करना था, फिर यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल और लेके आते तो बहुत दिक्कतें होती। फिर रूल ऑफ लॉ,
लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, जैसे कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है और यूएस में ड्यूअल सिटीजनशिप है, कि आप यूएस के तो सिटीजन हैं ही, उसके अलावा वहाँ का जो पर्टिकुलर स्टेट होगा आप उस स्टेट के भी सिटीजनशिप होंगे। तो इस तरीके से वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। सेकेंड वन इज कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाई कैमरलिज्म। तो इन सब चीज़ों के बारे में आगे चल के थोरोली डिस्कस करेंगे। आप बस ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज़ को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है। आगे देखें तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। फिर आगे आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में से क्या लिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डीपीएसपीज। डीपीएसपीज को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, सीधा सीधा आप इसको याद रखिए। आगे नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इन सभी बातों को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ये जो टेबल आप अपने सामने देख रहे हैं ये आपको लक्ष्मीकांत बुक में मिल जाएगी, आप इसे हाईलाइट करके रखिए, ये इंपॉर्टेंट टेबल है और इसे अच्छे से याद कीजिए। आगे देखें तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब बातें कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ये फेडरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सेंटर के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है, लेकिन यहाँ पे जो मेन होगा वो सेंटर होगा। इस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग सेंटर क्रिएट करता है। रेजिड्यूरी पावर्स क्या होती है, ऐसी पावर्स जो ना कि सेंटर के पास डिफाइंड है और ना स्टेट के पास डिफाइंड है, तो वो जो भी रेजिड्यूरी पावर्स होंगी वो सेंटर के पास में होंगी, ना कि स्टेट के पास में। आगे अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स, बहुत सिंपल पॉइंट है, और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकता है किसी भी ज्यूरिसडिक्शन को लेके कि इस तरीके से काम होना चाहिए। आगे आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमने क्या लिया है, फर्स्ट इज कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट यानी स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ये 3 तरह की लिस्ट है। तो कंकरेंट लिस्ट में क्या है, स्टेट और सेंटर दोनों मिलके किसी सब्जेक्ट पे कानून बनाएंगे, और यहाँ पे जो अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उस केस में सेंटर का जो भी कानून होगा वो यहाँ पे लागू होगा। तो ये कंकरेंट लिस्ट है। फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इसका एक पूरा प्रोविजन है, इसको हम आगे चल के अच्छे से बात करेंगे। नेक्स्ट है वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी। देखिए जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसका नाम है वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से लिया गया है सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपको पता होगा इमरजेंसी में सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, बट ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम पे भी हटाए नहीं जा सकते। आप कमेंट सेक्शन में मुझे उन फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताएंगे। अगला देखते हैं यूएसएसआर, जो कि अब रशिया बन चुका है। यूएसएसआर टूट गया था कोल्ड वॉर के बाद में। तो रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, द आइडल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल। मतलब प्रियम्बल में इन चीज़ों को ऐड किया गया है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ये आगे चल के जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ में कि हाँ आप इन चीज़ों से गो थ्रू करें एक बार और इन्हें आप याद करें। जो भी यहाँ पे समझाने वाला पॉइंट है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब क्या है, ना कि उसके बारे में थोरोली डिस्कस करके इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब क्या है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप इस टेबल को अच्छे से याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपके हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें तो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये तीनों लिए गए थे और इन्हें प्रियम्बल में ऐड किया गया है, प्लस रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो भी होगा वो इलेक्टेड होगा। जैसे हमारे प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होते हैं, ना कि नॉमिनेटेड। दो उनका जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट होता है, बट स्टिल ही इज़ अ इलेक्टेड पर्सन।
अगला देखें तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। अमेंडमेंट किस तरीके से किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, और राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन किस तरीके से होगा, ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब देखिए नेक्स्ट जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड का मतलब होता है जिसको चेंज करना थोड़ा टफ है, और फ्लेक्सिबल यानी जिसको इजीली चेंज किया जा सकता है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार के हो गए, एक तो रिजिड होता है और एक फ्लेक्सिबल होगा। रिजिड के एक एग्जांपल दें तो वो होगा यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर फ्लेक्सिबल का एग्जांपल दें तो होगा ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यूएसए का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसमें चेंजेस करना बहुत टफ है। हालांकि वहाँ पे प्रोविजंस बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकता है, बट स्टिल वो बहुत टफ प्रोविजंस हैं। बहुत सारी उनमें टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड की गई हैं, तब जाके किस चीज़ को वहाँ पे चेंज किया जा सकता है, इसलिए वो रिजिड है। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी है, उसको ईजिली चेंज किया जा सकता है। लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, मतलब दोनों की यहाँ पे ब्लेंडिंग है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना ना तो यूएसए जितना टफ है और ना ही ब्रिटेन जितना ईजी है। अब देखिए इंडिया का जो आर्टिकल 368 है उसमें अमेंडमेंट के बारे में बोला गया है। दो तरीके से अमेंडमेंट किया जा सकता है। पहला जो अमेंडमेंट है वो किस तरीके से होगा, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ बिल्कुल। देखिए इसमें लिखा हुआ ये है, सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडमेंट by a special majority of the parliament, that is a 2/3 majority of the members of the each house present and voting, and a majority of the total membership of the each house। जैसे कि 545 लोकसभा के टोटल मेंबर्स होते हैं 545। अब देखिए किस दिन कोई बिल लेके आया गया और उस बिल को पास करवाना है, और वहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट थे वो था 300। ठीक है, अब इस 300 की स्पेशल मेजोरिटी क्या होगी, इसका 2/3। 2/3 अगर हम इसका देखेंगे तो ये आएगा 200। मतलब अगर 200 लोगों ने उस बिल के फेवर में वोट कर दिया तो वो बिल पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सेकंड कंडीशन और है कि मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जैसे कि 545 जो इसके टोटल मेंबर है इसका अगर 50% करें तो लगभग आएगा 273। तो ये जो 273 है ये ज़्यादा है 200 से। मतलब उस दिन अगर किसी भी चीज़ को पास करवाना है तो 273 से ज़्यादा वोट उसके लिए पड़ने चाहिए। इसमें दो कंडीशंस क्या हो गई, एक तो 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए जो भी वहाँ पे प्रेजेंट लोग हैं उनकी। सेकेंड वन ये है कि जो भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसका स्पेशल मेजोरिटी यानी 50% से ज़्यादा, यानी 273 से ज़्यादा लोग यहाँ पे वोट करने चाहिए। इस तरीके से कोई भी बिल पास हो सकता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 450 लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं, 450 का अगर हम 2/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 300। ठीक है, अब ये जो 300 है ये 273 से ज़्यादा हो गया, यानी कि ये बिल यहाँ पे पास किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ पे काम करती है। अब सेकेंड टाइप की स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है कि जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनमें से 50% से ज़्यादा अगर उस बिल का फेवर करती है तो उसे एक स्पेशल मेजॉरिटी बोला जाता है और उस बिल को पास कर दिया जाता है। तो ये दो तरह की स्पेशल मेजॉरिटीज़ आपके एम लक्ष्मीकांत बुक में बताई गई है जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपको ये समझ में नहीं आई है, मैंने दो बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में इसे बताया, आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से इन्हें समझिए। ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताया गया, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इन सब के अलावा कुछ प्रोविजंस ऐसे भी होते हैं जिनको सिंपल मेजॉरिटी से पास करवाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर 300 लोग प्रेजेंट है, 300 में से उसका 50% से ज़्यादा, यानी अगर 151 प्रेजेंट है और 151 उसे वोट मिल जाते हैं तो उस बिल को यहाँ पे पास कराया जा सकता है। तो एक सिंपल मेजॉरिटी है, इसको आर्टिकल 368 में शामिल नहीं किया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से अपील है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसका मतलब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से unite.educations के नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको पेज मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे तो आपको हर एक लेक्चर की फ्री PDF भी अवेलेबल होगी। अब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करेंगे
जो कि ये कहता है कि फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, यानी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम पे बेस्ड है और यूनिटरी सिस्टम पे बेस्ड है। देखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन टर्म का यूज़ नहीं किया गया, यानी संघ इस पर्टिकुलर टर्म का यूज़ नहीं किया गया है। आर्टिकल 1 जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें साफ साफ लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया जो एक एज ए कंट्री है, वो कंट्री स्टेट्स के एग्रीमेंट के बेसिस पे नहीं है। जैसे कि यूएसए में हुआ था, कुछ स्टेट थे, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया और एक कंट्री बना ली, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। स्टेट से कंट्री नहीं है, कंट्री से स्टेट्स है, ये इंडिया का सिद्धांत है। और यहाँ पे कोई भी जो स्टेट है वो फेडरेशन से अलग नहीं हो सकता, यानी इंडिया से अलग नहीं हो सकता है। अब फेडरेशन और यूनिटरी, इन दोनों के कुछ फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स को हम देखें। फेडरेशन में पहली चीज़ होती है टू गवर्नमेंट्स। सेकेंड वन इज डिवीजन ऑफ पावर, यानी सेंटर और स्टेट दोनों को पावर्स दी जाएगी। आगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हर एक चीज़ लिखी हुई होगी। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान सबसे ऊपर होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, किसी को भी आप ले लीजिए, सबसे ऊपर संविधान ही होगा, बाकी सब इन संविधान के नीचे आएंगे। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी प्रीवियस पॉइंट में हमने देखा कि किस तरीके से रिजिड और किस तरीके से फ्लेक्सिबल है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये है कि कोई भी सरकार जुडिशरी पे किसी भी तरह का दबाव नहीं बना सकती कि आप इसके फेवर में डिसीजन दीजिए और इसके फेवर में मत दीजिए। पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है जुडिशरी। बाई कैमरलिज्म है, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस यहाँ पे दिया गया है। सेकेंड वन है यूनिटरी फीचर्स। ये जो भी फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी एम लक्ष्मीकांत बुक में लिखे हुए हैं, आप बुक खोल के रखिए अपने सामने और उसमें देखते जाइए, साथ साथ आपको सारी चीज़ें मिलेगी। यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से हैं? अ स्ट्रॉन्ग सेंटर्स, सबसे बड़ा यूनिटरी फीचर्स यही हो सकता है कि जो भी सेंटर होगा उसको स्ट्रांग रखा जाएगा एज़ कम्पेयर टू द स्टेट्स। स्टेट्स को पावर दी जाएंगी, लेकिन स्ट्रांग जो होगा उनमें से वो सेंटर ही होगा। आगे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट का और सेंटर का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, पूरे इंडिया का सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सिंगल सिटीजनशिप, जैसे कि यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप है, आप यूएसए की कंट्री के सिटीजन भी है और वहाँ के स्टेट के सिटीजन भी है, लेकिन इंडिया में आप सिर्फ और सिर्फ कंट्री के सिटीजन है, ना कि स्टेट के सिटीजन है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीवियस पॉइंट के अकॉर्डिंग रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आप जाइए और उसे अच्छे से और समझिए अगर आपको समझ में नहीं आया। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो हमारी है, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का इस पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा कि आप इसके फेवर में अपना डिसीजन दीजिए। इंटीग्रेटेड भी है, जैसे सेंटर और स्टेट लेवल या फिर लोकल लेवल, ये जो जुडिशरी है ना, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी है, गवर्नमेंट से भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये आपस में इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो ये फ़र्क है इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड होने का, ये आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, जो भी सेंटर होगा ना वो गवर्नर अपॉइंट करेगा हर एक स्टेट में। ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, अब जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, वो चाहे काम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में करें, लेकिन उनका जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो सेंटर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही हुआ है, या सेंटर गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है उन्होंने ही उन सभी को रिक्रूट किया है। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज भी एक यूनिटरी फीचर है। आगे इमरजेंसी प्रोविजन, जो मैंने आपको बताया था 3 तरीके के हैं, आर्टिकल 352, 56 एंड 60, तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है। अब इन सभी बातों को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने इंडिया के बारे में कुछ कहा है, जैसे कि केसी वेयर करके एक आदमी थे, उन्होंने कहा कि फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ये उन्होंने कमेंट किया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे। और इन्होंने एक बात और कही थी, क्वासी फेडरल। ठीक है, ये दोनों बातें केसी वेयर ने कही थी। नेक्स्ट, यहाँ पे मॉरिस जॉन्स ने कहा था कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म है इंडिया का। इसी तरीके से ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इंडिया में। और आइवर जेनिंग्स, इन्होंने यहाँ पे कहा था कि फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स थे जो इंडिया के बारे में बताए गए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताए गए थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट देके कि ये वाला जो पर्टिकुलर कमेंट है ये किसने किया था, केसी वेयर ने किया था या मॉरिस जॉन्स ने किया था, ग्रैनविल ऑस्टिन ने किया था, किसी और ने किया था। तो इन सब चीज़ों को आप सरसरी निगाह से एक बार देखिए, ज़रूर से इन्हें पढ़िए। अब देखिए नेक्स्ट जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दो तरह की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, एक तो पार्लियामेंट्री होती है और दूसरी होती है
प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री जैसे कि इंडिया और ब्रिटेन में है, प्रेसिडेंशियल जैसे कि यूएसए में है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता क्या है कि जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, इन ये दोनों आपस में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से सारा काम करते हैं। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि इन दोनों के बीच में शक्तियों को बांट दिया जाता है कि प्रेसिडेंट की लेजिस्लेचर की शक्तियाँ ये होगी और एग्जीक्यूटिव की शक्तियाँ ये सब होंगी। तो यहाँ पे पावर ऑफ सेपरेशन हो जाता है, जबकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन से काम किया जाता है। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि लंदन में एक जगह है वेस्टमिंस्टर और वहाँ पे है ब्रिटेन की पार्लियामेंट। इस वजह से इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या फिर कैबिनेट गवर्नमेंट, इन सब नामों से भी पुकारा जाता है। अब देखिए पार्लियामेंट गवर्नमेंट जो भी होती है उसके फीचर्स क्या क्या हैं इंडिया में। तो सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है गवर्नमेंट का? वो है प्रेसिडेंट। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? वो है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जितने भी काम होंगे ना, उन कामों को करने की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की होती है। कोई भी एक्ट लेके आए, उस एक्ट को पास कराने की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की है। लेकिन उस एक्ट को पास होने के बाद में उस पर जो फाइनल सिग्नेचर होगा, बस वो फाइनल सिग्नेचर ही प्रेसिडेंट करता है। और जब कोई एक्ट पास होके आ गया है तो प्रेसिडेंट उसे यूजुअली एक्सेप्ट कर लेते हैं, अब तक किए ही हैं। तो मतलब प्रेसिडेंट का उस पर सिर्फ साइन करने का काम रहता है, इसलिए वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। फिर मेजॉरिटी पार्टी का यहाँ पे रूल होता है कि जैसे इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस में मान लीजिए बीजेपी जीत गई या कांग्रेस जीत गई, तो जो भी पार्टी जीतती है, मेजॉरिटी जो भी रहती है, उसका यहाँ पे रूल होता है। फिर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो भी होगी उसका लेजिस्लेचर को वो जवाबदेह होगी, वो रेस्पॉन्सिबल होगी जो भी वो काम करती है उसके लिए। आगे मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। जितने भी मिनिस्टर्स होंगे ना, उनका लेजिस्लेचर में मेंबरशिप होगी। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अगर कंट्री के लेवल पे बात करें तो प्राइम मिनिस्टर लीड करेगा, और अगर स्टेट के लेवल पे बात करें तो चीफ मिनिस्टर लीड करेगा। डेजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। यहाँ पे लोअर हाउस जो है उसे डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये सब कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। अब देखिए इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें डिफरेंस भी है। लाइक इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो पूरी तरीके से सॉवरेन बॉडी नहीं है। जैसे कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने अगर कोई रूल बना दिया, वो सब कुछ फाइनल है। जबकि इंडिया की पार्लियामेंट कोई भी काम करती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी भी हो सकती है। तो इस तरीके से इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो पूरी तरीके से सॉवरेन नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि इंडिया का जो भी हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है। जैसे कि इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन इलेक्शन होता है। लेकिन अगर ब्रिटेन में देखेंगे तो वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट मोनार्की के बेसिस पे आता है। एक राज परिवार चलता आ रहा है, उसी राज परिवार के बेटे पोते सारे आगे जाके प्रिंस या फिर प्रिंसेस या क्वीन वहाँ के बनते जाते हैं, वहाँ का इलेक्शन नहीं होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं इंडिया का और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में। अब जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया और ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, वो सबसे मेन होता है। इस वजह से ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसे प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। अब देखिए अगला जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखिए यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी है और ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट चाहे जो नियम बना सकती है। मतलब पार्लियामेंट बहुत स्ट्रांग है, जबकि यूएसए में जुडिशरी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इंडिया में क्या किया गया? इंडिया के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने ये किया गया कि ये दोनों चीज़ें अपने आप में एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हैं कि पार्लियामेंट सॉवरेनिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जुडिशियल सुप्रीमेसी भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया गया, इन दोनों को ऐड किया और इस बेसिस पे इन दोनों को इंडिया में शामिल किया गया। जैसे देखिए पार्लियामेंट ने कोई भी नियम बनाया, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है या किसी भी तरीके से सही नहीं है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन कर सकता है और उस पर्टिकुलर एक्ट को या अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड कर सकता है। सेम गोज विद दी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अगर ऐसा कोई काम करता है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड कर दिया, तो यहाँ पे पार्लियामेंट के पास इतनी ताकत है कि वो उस चीज़ को अमेंडमेंट के थ्रू चेंज कर सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकती है।
तो यहाँ पे ना तो पार्लियामेंट सुप्रीम है ना ही जुडिशरी सुप्रीम है, दोनों को साथ मिलके ही काम करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है, जबकि इंडिया जो है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो करता है। इन सब चीज़ों के बारे में आगे चल के हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये जाना था कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ किस कंट्री से बोरो किया गया है। अगर आपको वो अभी तक याद है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अभी के अभी बताइए। देखिए अगला जो पॉइंट है यहाँ पे वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका मतलब क्या है? देखिए इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जो भी जुडिशरी है वो अपना फैसला लेने में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। उसके ऊपर भारत के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेचर, कोई भी गवर्नर, कोई भी अदर इन्फ्लुएंस पर्सन, किसी का भी यहाँ पे जुडिशरी पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। जुडिशरी अपने पूरे के पूरे डिसीजन लेने में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? इसके लिए हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं यूएसए का। देखिए यूएसए में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट के अंडर आता है, ठीक है। उसके बाद में हर एक स्टेट है, हर एक स्टेट का अपना एक कोर्ट है। तो ये जो वहाँ का फेडरल कोर्ट है जो कि प्रेसिडेंट के अंडर में आता है, प्लस ये जो स्टेट के कोर्ट्स हैं, इन दोनों के आपस में अलग अलग काम बटे हुए हैं। ये अपने अपने तरीक़ों से काम करते हैं। जबकि इंडिया में ये पूरी एक हायरार्की पाई जाती है कोर्ट्स की। जैसे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के अंडर में सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जैसे कि सेशन कोर्ट होता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो इन सब की एक हायरार्की है और सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में ये सारे कोर्ट्स काम करते हैं, जबकि फेडरल कोर्ट के सुपरविजन में यहाँ के स्टेट कोर्ट काम नहीं करते, वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इस वजह से ये इंटीग्रेटेड नहीं है और इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम इंडिया में पाया जाता है। अब इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है उसे गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स प्लस गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स का गारंटर और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। और इसको इंश्योर करने के लिए आर्टिकल 32 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, जिसमें ये बोला जाता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसकी डायरेक्ट सुनवाई करेगा। और क्या किया गया यहाँ पे इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की उसको इंश्योर करने के लिए कुछ काम किए गए। वो काम क्या क्या थे? एक तो जजेस का टेन्योर फिक्स किया गया, ठीक है। जो भी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो इतने टाइम के लिए अपना अपना काम करेंगे। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन फॉर द जजेस, कि जब एक जज को अपॉइंट किया जाता है उस टाइम पे जो भी कंडीशंस मेंशन की जाती है उन कंडीशंस को उसके टेन्योर के टाइम पे चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए 5 साल का टेन्योर है, वो जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक वो कंडीशन सेम ही रहेगी, उनमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं किए जाएंगे। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चार्ज अंडर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट को चलाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि जजेस को सैलरी देनी है, वहाँ पे जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उनको सैलरी देनी है, कोई भी फर्नीचर वहाँ के लिए ख़रीदना हो या बिल्डिंग का खर्चा कोई भी हो, वो सारे एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक्स्ट्रा बेंच बना रखी है किसी जगह पे स्पेशल सुनवाई के लिए, उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा अगर आ रहा है तो ये जो भी सारे खर्चे हैं ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किए जाएंगे। चार्ज करने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बिल बना के भेज दिया कि हाँ भैया 50 लाख रुपए का ये बिल है, इतना हमारा खर्चा हुआ है इस साल, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डायरेक्टली उसकी भरपाई कर दी जाएगी, बजाय इसके कि इन सब चीज़ों को पार्लियामेंट में लेके जाया जाए, वहाँ पे डिस्कस किया जाए कि इतना सारा बिल कैसे आ गया और हम इतना नहीं देंगे, हम इसका 25 लाख ही देंगे। नहीं, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है, ये डायरेक्टली चार्ज होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल भेज दिया तो उसका पैसा यहाँ पे दे दिया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। आगे देखिए तो प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर। अब देखिए यहाँ पे जज जो भी काम करते हैं अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में, ठीक है, जहाँ तक उनको काम करने की अनुमति है, जितना वो काम करते हैं उस काम का लेजिस्लेशन में कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। कोई भी जज अगर रिटायर हो जाता है तो वापस कोर्ट में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ पे बैन लगाया गया। पावर टू पनिश फॉर इस कंटेम्प्ट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आपने सुना होगा, प्रशांत भूषण सर भी इसमें अभी हाल ही में फंसे थे। तो ये सब यहाँ पे पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को।
फिर सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो है उसको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रखा गया, उसको सेपरेट किया गया है एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर जो भी सिस्टम है उन दोनों से। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया गया है। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि इंडिया के सिटीजन्स एज वेल एज उनमें से कुछ फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं। इनमें से फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी जो कि 14 से लेकर 18 तक है। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वो है 23 और 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि 25 से लेकर 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिए हुए हैं 29 एंड 30 में। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये दिया गया है आर्टिकल 32 में। तो ये सभी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं सारे इंडियन सिटीजन्स को। अब देखिए इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। 6 की 6 हेडिंग्स दे रखी है, उन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चीज़ कौन से आर्टिकल में दी गई है और या फिर इसे कहाँ लिखा गया है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस लिए बनाए गए? टू प्रमोट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र और पॉलिटिकल मतलब राजनीति, मतलब राजनीति में भी लोकतंत्र रहे। किस तरीके से? मान लीजिए कोई भी सरकार है वो अपनी मर्जी से नियम कानून ना बनाने लगे। फंडामेंटल राइट इसलिए दिए गए हैं कि ये मूलभूत अधिकार हैं लोगों के, ये उनके पास होने ही चाहिए। आप कोई भी नियम बनाएं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि किसी भी तरीके से किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना किया जाए, सरकारें अपने मनमर्जी से काम ना कर सकें, इसलिए फंडामेंटल राइट दिए गए। फिर जो भी फंडामेंटल राइट है वो जस्टिसेबल होते हैं नेचर में। जस्टिसेबल यानी अगर फंडामेंटल राइट्स का आपके उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं और आपको यहाँ पे न्याय दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी रिट पिटिशन होती है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, जैसे हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियररी, को वारंटो, और इनके बेसिस पे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है बिल्कुल, और उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं जो कि टोटली रीजनेबल होते हैं, मतलब हर कोई से रेस्ट्रिक्शन उस पर नहीं लगाए जा सकते। एब्सोल्यूट क्यों नहीं है? क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को हटाया जा सकता है, लेकिन फिर भी दो ऐसे फंडामेंटल राइट है जिनको कभी नहीं हटाया जा सकता, वो हैं आपके 20 और 21। इन दोनों को आपको इमरजेंसी के टाइम पे भी नहीं हटा सकते, बाकी एक फंडामेंटल राइट को इमरजेंसी के टाइम पे हटाया जा सकता है। प्लस फंडामेंटल राइट्स को चेंज भी किया जा सकता है, ये सैक्रोसेंट नहीं है। यानी फंडामेंटल राइट जो बन गए हैं एक बार, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही चलते रहेंगे। टाइम के अकॉर्डिंग और ज़रूरत के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो पहले 7 थे और अभी हैं 6। ठीक है, एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया है और वो था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ पे हटाया गया और इसे कहाँ ऐड किया गया? आर्टिकल 300A के अंदर इसे एक लीगल राइट बना दिया गया। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगला जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, DPSPs। मैंने आपको अभी बताया था DPSP कौन सी कंट्री से लिए गए हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे अभी के अभी बताइए, उसके बाद ही आप वीडियो को आगे देखिएगा ताकि पता लग सके कि आपने याद हुआ भी है या कुछ याद नहीं हुआ है। अब देखिए जो भी DPSP है उन्हें एक बहुत नोवेल फीचर माना गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं उन्होंने ये बात कही थी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और नोवेल फीचर है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये इंडिया के पार्ट 4 में ऐड किए गए हैं। पार्ट 4 में DPSPs को ऐड किया गया है और इन्हें कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरी हैं, एक सोशलिस्टिक, दूसरी गांधीयन और तीसरी लिबरल इंटेलेक्चुअल। इन चीज़ों के बारे में हम आगे चल के जब DPSP को थोरोली डिस्कस करेंगे तब जानेंगे। अभी हम सिर्फ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल फीचर्स हैं। ठीक है, अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो किस चीज़ को प्रमोट करते हैं? वो प्रमोट करते हैं आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में। अब देखिए सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है? सोशल डेमोक्रेसी होती है जैसे कि एक वोट तो आपने डाला या किसी भी गरीब इंसान ने डाला और एक वोट डाला मुकेश अंबानी ने, उन दोनों के वोट की होगी यहाँ पे बराबर वैल्यू, तो ये हो गई सोशल डेमोक्रेसी। अब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान पैसा कमा रहा है, उसने मान लीजिए 300 करोड़ रुपए कमा लिए
और एक इंसान है जिसको 300 रुपये भी पर डे के नहीं मिल रहे। अब गवर्नमेंट क्या करे, इन 300 करोड़ रुपए इसको ले और सब में बांट दें। ठीक है, क्यों? ये कहेगी कि हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, तो ये थोड़ी सी गलत बात भी हो जाएगी। लेकिन इसका यहाँ पे कहने का मतलब ये है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हर एक इंसान को उसके बेसिक नीड्स फुलफिल हो, जैसे कि उसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, प्लस एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें उन्हें मिलनी ही चाहिए। तो इस तरीके से इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है धीरे धीरे करके। अब जो डीपीएसपी है वो एक वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं इंडिया में, जबकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड होते हैं अगर उसे किसी भी तरह के अधिकार नहीं दिए जाते हैं। अब डीपीएसपी जो हैं वो नॉन जस्टिसिएबल हैं, जबकि फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल होते हैं। नॉन जस्टिसिएबल क्या? अगर अगर आपको डीपीएसपीज नहीं मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते कि सर मुझे डीपीएसपीज के अकॉर्डिंग ये सुविधा नहीं मिल रही है। ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं। कोर्ट डायरेक्ट ये कह देगा कि आपको कोई अधिकार नहीं है इसके लिए अपील करने का। ठीक है, इस वजह से ये इस तरीके से ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि डीपीएसपी जो हैं वो किसी भी कंट्री के गवर्नेंस के लिए वो बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें हैं, बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इसमें हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये कहता है कि जब भी आप लॉज बनाएं तो डीपीएसपीज को थोड़ा आप ध्यान में रखें। ये जैसा कि इनके नाम में ही मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब ये एक तरीके से डायरेक्शन दे रहे हैं किसी भी स्टेट की पॉलिसी को कि जो भी आप पॉलिसी बनाएं थोड़ा इन चीज़ों का आप ध्यान रखें ताकि किसी भी इंसान के साथ में कोई भी गलत निर्णय ना लिया जाए। और ये एक तरीके से मोरल ऑब्लिगेशन इम्प्लीमेंट करते हैं स्टेट अथॉरिटीज़ पे कि हाँ ये आपका नैतिक कर्तव्य है, अगर आप नहीं मानेंगे इसे तो ये हो सकता है कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सही नहीं हो या किसी और बेसिस पे सही नहीं हो। तो डीपीएसपीस को हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये इसमें मोरल बातें ही लिखी हुई है कि आपको इन सब बातों को फॉलो करना चाहिए सरकार के लिए। आगे हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। देखिए जिस तरीके से सरकार के लिए डीपीएसपीस बनाए गए, मोरल ऑब्लिगेशन उन पे लगाया गया, उसी तरीके से इंडिया के सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई गई। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे नहीं बनाई गई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया था 1949 में, लेकिन इन्हें बाद में ऐड किया गया था। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 11 और इन्हें ऐड इनमें से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे यानी 75 से लेकर 77 तक इस पीरियड में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया था। प्लस जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसे 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। इसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में ऐड किया गया है। पार्ट 4 में आपको बताया डीपीएसपीस को मेंशन किया गया है 4 में, और 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए यहाँ पे एक आर्टिकल बनाया गया है जो कि है 51A। ये एक ही आर्टिकल है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिफाइन करता है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी है? लाइक टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, to promote the spirit of common brotherhood amongst the people, to preserve the rich heritage of the composite culture and so on so forth। तो ऐसी सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, मोरल बातें हैं जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड की गई है फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो भी डीपीएसपीस की जैसे नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन जस्टिसिएबल, डीपीएसपीस नॉन जस्टिसिएबल। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन नॉन जस्टिसिएबल है, उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे और फिर पूछ लेंगे। अगला जो पॉइंट है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर का, वो है अ सेक्युलर स्टेट, यानी इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, इसका कोई एक पर्टिकुलर डिफाइंड रिलीजन नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान के साथ हुआ था, जब पाकिस्तान बना था तो इस्लाम को उसका रिलीजन माना गया था, लेकिन इंडिया जो है यहाँ पे उसका एक फिक्स्ड रिलीजन नहीं माना गया। इंडिया को बोला गया कि एक सेक्युलर स्टेट ही रहेगा, यहाँ पे सभी धर्मों को समान माना जाएगा। अब ये जो टर्म है सेक्युलर, इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से इसे ऐड किया गया था, वही इमरजेंसी का टाइम, और वही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और ये जो सेक्युलर टर्म है
इसे प्रियम्बल में भी ऐड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि सेक्युलरिज्म से रिलेटेड है, जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 16। 14 में ये कहा गया है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ठीक है। तो रिलीजन के बेसिस पे स्टेट जो है, यानी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज के लिए। फिर आर्टिकल 15 में ये बोला गया, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म के आधार पर किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, यानी भेदभाव नहीं किया जा सका। 16 में यह बोला गया, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी सिटीजन को रिलीजन के बेसिस पे इनइक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकेगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अब ये यहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्यों बोला गया, कि सरकार अगर कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है उसके लिए ही ये टर्म है। अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी ओनली मुस्लिम्स को ही रिक्रूट करती है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो ओनली मुस्लिम्स को ही रिक्रूट करता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे सरकार उन्हें मना नहीं करेगी। लेकिन कोई भी अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी है, कोई भी पब्लिक ऑफिस है, वहाँ पे ओनली रिलीजन के बेसिस पे रिक्रूटमेंट नहीं होगा। फिर आगे है आर्टिकल 25। ये कहता है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन, मतलब आप किसी भी धर्म का खुले तरीके से प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उससे किसी और की हानि नहीं होनी चाहिए। आप उसे प्रैक्टिस कीजिए, आप उसे अपनाइए, उसके बारे में बात कीजिए, सोचिए, कुछ भी करिए, आप उसे प्रोपेगेट कीजिए, खूब फैलाइए, लेकिन गलत तरीके से नहीं करेंगे आप ये कोई भी काम, यानी किसी को झांसा दे दिया मान लो, या गलत गलत बता रहे हैं किसी रिलीजन के बारे में, तो ये सब बातें आप नहीं कर सकते। बाकी आप सही तरीके से किसी भी रिलीजन के को अच्छे से प्रैक्टिस और उसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। फिर आगे लिखा है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन, कि अगर आप प्रमोशन करते हैं किसी भी रिलीजन का तो उसके लिए आपको टैक्सेस नहीं देने होंगे, ये आर्टिकल 27 में लिखा है। आर्टिकल 28 में लिखा है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ओन करता है, यानी कोई यूनिवर्सिटी है या कुछ भी है, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन शैल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, कि आर्टिकल 29 में ये बोला गया है कि आपकी कम्युनिटी की कोई भी अगर लैंग्वेज है, कल्चर है, स्क्रिप्ट है, आप उसे अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं, उसे कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये बोला गया कि ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल्स बने हुए हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो ऐसे इस तरीके से स्कूल्स खोलने पे कोई बैन नहीं है, और अगर वो चाहें तो ओनली क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को ही वहाँ पे एडमिशन दे सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। तो जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं वो इस्टेब्लिश कर सकती है और एडमिनिस्टर कर सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट ये पे बोला गया है कि द स्टेट शैल एंडिवर टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि बहुत चर्चा में रहता है, इसके भी यहाँ पे बात की गई है। कि आगे आप यहाँ पे ये बोला गया कि हमारी कंट्री का जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग है। वेस्ट कंट्रीज़ में भी सेक्युलरिज्म है, लेकिन इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? वेस्टर्न कंट्रीज़ में मोस्टली एक ही रिलीजन है और वो है क्रिश्चियनिटी। वहाँ पे रिलीजन को पूरे तरीके से अलग कर दिया है स्टेट से, यानी पॉलिटिक्स से उसको पूरे तरीके से अलग कर दिया है कि रिलीजन अपना जो भी डिसीजन लेगा स्टेट उसमें किसी भी तरीके से इंटरवेन नहीं करेगी। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं और उनको अच्छे से मैनेज करने के लिए स्टेट को इंटरवेन करना ही होगा। जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर कोई भी रिलीजन कोई भी गलत नियम बनाता है, चाहे वो अपने धर्म के लिए ही हो, तो यहाँ पे स्टेट इंटरवेन कर सकता है। यहाँ पे पूरी तरीके से सेपरेट नहीं किया गया है पॉलिटिकल एस्पेक्ट और रिलीजियस एस्पेक्ट को। और यहाँ पे क्या किया गया कि पहले जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो भी सिस्टम चालू किया गया था, उस सिस्टम को भी पूरे तरीके से अबॉलिश कर दिया गया था जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ उसके साथ साथ ही। प्लस यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन भी दिया गया लेजिस्लेचर में
कुछ पर्टिकुलर सीट्स रिजर्व की गई, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ताकि उन्हें एडुकेट रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके, वो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकें और उनकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें अच्छे से सरकार के सामने ला सके। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है। यानी अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप वोट डाल सकते हैं। आपको किसी भी कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ आदि कोई भी पॉइंट हो, किसी भी बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकेगा। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, आपने अपना वोटर आईडी बना रखा है, आप जाइए और वोट डालिए। ये जो एज है ये पहले थी 21 साल, यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की एज पहले 21 साल थी, लेकिन 1989 में इसे 18 साल कर दिया गया और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1988 में, और उस एक्ट के अंदर इसे घटा के 18 साल कर दिया गया, जिसे 1989 से लागू किया गया। देखिए, ये जो डिसीजन था ना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को लाने का 18 साल के लिए, ये एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट था और हाईली रिमार्केबल डिसीजन था। बिकॉज इंडिया की जो कंट्री है वो बहुत बड़ी कंट्री है, वहाँ पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, सोशल इनइक्वालिटी है और इलिटरेसी तो बहुत सारी थी। उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं कर रहा, उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब इस डिसीजन को लिया गया था। जवाहरलाल नेहरू इसके फेवर में थे, बहुत सारे अदर लीडर्स थे जो इसके अपोज में थे। यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशंस हुए इसको लेकर, लेकिन इसे लागू कर दिया गया, और जो कि बहुत सही डिसीजन था उस टाइम के अकॉर्डिंग। आप देखेंगे इटली और स्विट्ज़रलैंड जैसी जो भी कंट्रीज़ है ना, उनमें भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दी गई थी इंडिया के बाद में। यानी स्विट्ज़रलैंड में तो 1971 में दी गई थी, और इटली में भी इंडिया के बाद में ही ये राइट दिया गया था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। देखिए, पूरे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का नियम ही लागू होता है। जैसे कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप राजस्थान से करें या आप दिल्ली से करें या आप तमिलनाडु से करें, अंडमान निकोबार से करें, या नॉर्थ ईस्ट की किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, सभी के लिए सिर्फ एक सिटीजनशिप है, वो है इंडिया। एज ए इंडियन आप काउंट किए जाओगे। आपको किसी भी स्टेट की सिटीजनशिप यहाँ पे नहीं दी जा सकती। जैसे कि यूएसए में होता है, आपको एक तो यूएसए की सिटीजनशिप मिली है, प्लस आप उसके किसी भी स्टेट में रह रहे हो। जैसे कि आप फ्लोरिडा में रह रहे हो, या फिर आप न्यूयॉर्क में रह रहे हो, आप कहीं भी रह रहे हो, आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की भी एक सिटीजनशिप दी जाती है और उन दोनों के बेनिफिट्स आप एंजॉय करते हैं। लेकिन इंडिया में आपको सिर्फ एक ही सिटीजनशिप दी जाती है। अब देखिए, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बताए हैं इंडिया के। वो है एक तो लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। इनके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी हैं जो कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत काम किए हैं। उनमें से फर्स्ट है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट कराता है। कौन कौन से? जैसे कि पार्लियामेंट के जो भी इलेक्शन होते हैं वो, प्लस स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी इलेक्शन होते हैं वो, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के जो भी इलेक्शंस होते हैं उन सभी को इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। आगे है कैग, डैट इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने जितने भी खर्चे किए हैं उन खर्चों का पूरा ब्यौरा वो कैग को देगा, और कैग फिर उसकी स्क्रूटनी करेगा कि जो भी खर्चे किए गए हैं वो सही किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। एक तरीके से ये पूरी ऑडिटिंग होती है खर्चों की, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। आगे है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन सभी का जो भी रिक्रूटमेंट होता है वो यूपीएससी के थ्रू होता है। तो यूपीएससी भी एक इंडिपेंडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। इन रिक्रूटमेंट्स के अलावा ये प्रेसिडेंट को कुछ डिसिप्लिनरी मैटर्स पे एडवाइस भी देती है, या फिर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी यूपीएससी से एडवाइसेस लेते हैं कि हमें इस तरीके से काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर आगे है पीएससीज, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। ये क्या करते हैं? यूपीएससी जो भी काम करता है वो सेंट्रल लेवल पे करता है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वही काम स्टेट लेवल पे करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। इनमें क्या है कि जुडिशरी या फिर पार्लियामेंट, इनका इंटरवेंशन बहुत कम होता है। हालांकि इनके जो भी हेड्स होते हैं उनको अपॉइंट पार्लियामेंट की तरफ से ही किया जाता है, लेकिन जब काम कर रहे हैं उस काम के अंदर इंटरवेंशन बहुत कम होता है इनका। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस को भी ऐड किया है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन से को अच्छे से टैकल करने के लिए इन्हें यहाँ पे ऐड किया गया है।
इसमें 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फर्स्ट इज आर्टिकल 352, सेकंड आर्टिकल 356 एंड नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 356 जो है वो स्टेट इमरजेंसी का है, और आर्टिकल 360 जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी का। नेशनल इमरजेंसी क्या है? ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन, ये यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ये जो आर्म्ड रेबिलियन आप टर्म देख रहे हैं अपनी बुक में इस टाइम पे सामने, जो आपके रखी हुई होनी चाहिए, आर्म्ड रेबिलियन की जगह पे पहले टर्म थी इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे 1975 में इमरजेंसी लगा दी गई थी इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, और जब आगे चल के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो उसमें उस इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रेबिलियन नाम दे दिया गया। आगे है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी में ये होता है कि अगर कोई भी स्टेट की सरकार अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेन कर सकती है, और वो जो इंटरवेंशन होगा वो उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर के रिकमेंडेशन पे होगा। तो यहाँ पे गवर्नर अगर बोलेगा कि स्टेट फेल हो चुका है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी बहुत ही फाइनेंशियल अगर क्रंचेस हो कंट्री में तो उसके टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी। फिर उसमें बहुत सारे कट्स कर दिए जाते हैं एक्सपेंसेस में, यानी सैलरीज वगैरह जो भी दी जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को उनको कट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। ये आज तक लगाई नहीं गई है। स्टेट इमरजेंसी तो बहुत बार लगती रहती है, नेशनल इमरजेंसी एक बार लग चुकी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी को आज तक नहीं लगाया गया है। आप ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगली हम बात करेंगे यहाँ पे 3 टियर गवर्नमेंट की। देखिए इंडिया में ऑलरेडी 2 तरह की गवर्नमेंट्स काम कर रही थी, एक थी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे थर्ड एलिमेंट ऐड किया गया और उन्हें बोला गया लोकल गवर्नमेंट्स। उनको किस नाम से जाना गया? एक थी पंचायती राज और दूसरा था म्यूनसिपैलिटीज़। पंचायती राज थे गाँव के लिए यानी विलेजेस के लिए, और म्यूनसिपैलिटीज़ थी वो थी शहरों के लिए यानी अर्बन एरियाज़ के लिए। ठीक है, पंचायती राज को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और म्यूनसिपैलिटीज़ को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए लाया गया। दोनों ही 1992 में लाए गए थे। पंचायती राज को शेड्यूल 11 में और म्यूनसिपैलिटीज़ को शेड्यूल 12 में ऐड किया गया। ये पंचायती राज को 9th पार्ट में ऐड किया गया, जबकि म्यूनसिपैलिटीज़ को 9A में ऐड किया गया। ये सबसे पहले राजस्थान में लागू किए गए थे। फर्स्ट स्टेट था राजस्थान जहाँ पे इन दोनों चीज़ों को लागू किया गया था। आगे हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती क्या हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कुछ लोगों ने मिलके अपना एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, और उस ग्रुप में वो सभी मिलके एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, वो एक तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी कहला सकती है। जैसे क्या हुआ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी एक, उसमें प्रॉपर तरीके से इलेक्शन हुए, एक उसका अध्यक्ष हो गया, फिर इसमें एक फ़ंड बना लिया गया। मान लीजिए किसी को पैसे की ज़रूरत है तो उस फंड से बहुत ही सही इंटरेस्ट लगा के या नॉन इंटरेस्ट बेसिस पे, जैसा भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हो उस बेसिस पे वो उसे लोन दे सकते हैं और वापस अपना फंड ले यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। आप अपनी किताब में फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है इट मेड द राइट टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 के अंडर। ठीक है, कोऑपरेटिव राइट अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो मेरे ख्याल से आप इतनी आसानी से पहचान नहीं पाएंगे कि आर्टिकल 19 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में भी डिस्कस किया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। आगे DPSPs में भी आर्टिकल 43B को यहाँ पे ऐड किया गया है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। फिर पार्ट 9B, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एंटाइटल किया गया है आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT तक। एक बात यहाँ पे और है कि अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक से ज़्यादा स्टेट्स में काम करती है तो उससे रिलेटेड कोई भी नियम बनाने का जो भी अधिकार है वो होगा पार्लियामेंट के पास में। या फिर एक ही स्टेट के अंदर बहुत बड़े लेवल पे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है तो स्टेट जो लेजिस्लेचर है उसे अधिकार होगा कि वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेटेड कोई भी नियम बना सकती है, लेकिन वो जो भी नियम है वो डेमोक्रेटिक मैनर में होने चाहिए, और जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम करती है उनको भी डेमोक्रेटिक, प्रोफेशनल, ऑटोनोमस एंड इकोनॉमिकली अच्छे तरीके से काम करने का यहाँ पे बोला गया है।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं हमारी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।